गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सो अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोगों ने कल क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही जो है ना उसके आगे का जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने एंगल्स के बारे में जानकारी लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था क्लास 10th में। यहाँ पे जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये जो है सो यहाँ पे एंगल्स के बारे में जो है सो हम जो है सो जानकारी लेंगे। ये जो है सो इनको जो है सो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ये भी कहा जाता है। एंगल के बारे में यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशियोज के बारे में, रेशियो के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट जो है उसके कंसेप्ट कि क्या क्या फंक्शंस में क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी है, ये सब जो है सो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये जो है आज का लेक्चर जो है ना, आज का लेक्चर क्या है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, अब तक क्लास 10th में हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था ना, वो ज्योमेट्रिकल था, प्लेन ज्योमेट्री के बेसिस पे। प्लेन ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, क्या करते हैं। तो एज ए पर वो जो था ना क्लास 10th तक पूर्ण रूप में वो ज्योमेट्री पे बेस्ड था। हम क्या करते थे कि ट्राइंगल होता था, राइट एंगल ट्राइंगल होता था, राइट एंगल ट्राइंगल का हम क्या करते थे, हमें पता होता था कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, 90 के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज करते हैं। जो एडजेसेंट साइड है जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है वह बेस हो गया, और यह जो है सो परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम जो है सो सिर्फ जो है सो प्लेन ज्योमेट्री के बेसिस पे हम पढ़ते थे कि ट्राइंगल है, इनका साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, यानी रेशियो, एंगल टू द साइड का जो रेशियो है ना, एंगल टू द साइड। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 90, अगर यहाँ पे थीटा रहता, मान लीजिए ये वाला ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो हम क्या पढ़ते थे कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन H, है ना। कॉस थीटा होता है हमारा B अपॉन H है। टेन थीटा जो है हमारा होता है वो P अपॉन B। ठीक है, बाकी कोसेक थीटा जो है इनका रेसिप्रोकल H अपॉन P, सेक थीटा रेसिप्रोकल cos थीटा का H अपॉन B, cot थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा का तो B अपॉन P। तो वो प्योर ज्योमेट्रिकल था। लेकिन यहाँ क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे ना ट्रिगोनोमेट्री, वो ज्योमेट्री नहीं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है। कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 11th का जो है ये था हमारा प्लेन ज्योमेट्री के ऊपर। ये क्या था हमारा, प्लेन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट था। इसमें प्लेन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का हम इसमें पढ़ाई करते थे ना। बट अब क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड होगा। कौन सा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th में हम लोगों ने सिर्फ एंगल का पढ़ा था, एंगल के बारे में हमने जानकारी ली थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखो जो जनरली जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है ना, वो दो टाइप का फंक्शंस होता है बेटा। जो फंक्शंस हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल, जो फंक्शंस है ना, वो फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के हैं। ठीक है, एक जो है ना, एक है बेसिक फंक्शंस, ठीक है, एक है हमारा बेसिक फंक्शंस, और एक है हमारा डेरिवेटिव फंक्शन, है ना, या डेराइव्ड फंक्शन है, डेराइव्ड फंक्शन है। एक बेसिक है, एक डेराइव्ड। बेसिक फंक्शन के अंदर दो ही आता है, एक आता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, और दूसरा कॉस एक्स। साइन और कॉस बेसिक है, इसके अलावे जितने हैं ना वो सब आते हैं डेराइव्ड में। जैसे कॉसेक हो गया, सेक हो गया, फिर आपका
टेन हो गया, आपका कॉट हो गया, ये जो है ना चार, ये डेराइव्ड है। क्यों डेराइव्ड है? क्योंकि देखिए ये कोसेक जो है ना, कोसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1/sin x इक्वल टू कोसेक x, है कि नहीं? फिर ये जो सेक है वो क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल है, 1/cos इक्वल टू सेक। और ये जो टेन है, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना। और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो देखिए इन चारों का जो है ना, ये चारों जो है यहीं से डेराइव होके आ रहे हैं, इन्हीं से जो है सो रिलेटेड है, साइन या कॉस से रिलेटेड है कि नहीं? तो इसलिए मेन जो बेसिक जो फंक्शन है वो दो है, साइन एक्स और कॉस एक्स को बेसिक फंक्शंस कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक मेन फंक्शन जो है साइन एक्स कॉस एक्स, और डेराइव्ड फंक्शन जो है वो ये है कॉसेक, सेक, टेन और कॉट। आई बात समझ में? सो ये बेसिक और डेराइव्ड हो गया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम इन फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन का कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कॉस का कौन सा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इनके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पे समझना होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। आप पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है सो आपको बाद में जो है सो आप इसका जो है सो आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर कैसे यह जो है सो बेस है, यह हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो आप सबों को पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होता है। वैसे तो तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, लेकिन आप लोगों को अभी दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ? यह जो वर्टिकल लाइन है, यह वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस होता है, और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यह हमारा वाई एक्सिस होता है। यह एक्स एक्सिस एक्स डैश, यह जो है सो वाई, ये वाई डैश। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा चार क्वाड्रेंट में जो है सो डिवाइडेड होता है। यह जो है सो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यह जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यह जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस हिसाब से वह जो है सो बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, आप यहाँ पे देखिए ये हम बना रहे हैं एक ट्राइंगल, ये देखिए ये बना ट्राइंगल। ठीक है, ये बना ट्राइंगल। तो ये अभी हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? फर्स्ट हम साइन के बारे में लेंगे, साइन एक्स के बारे में, है ना। साइन एक्स के बारे में हम लोग पहले जो है सो जानकारी लेंगे कि यहाँ पे एफ एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या है? साइन एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में अभी हम लोग जो है सो जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ट्राइंगल हमने बनाया। ठीक है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एंगल है। ठीक है, कोई एंगल है, मान लीजिए वह एक्स एंगल है। ठीक है, एक्स एंगल है, ये देखिए एक्स एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। जो एडजेसेंट साइड है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वह बेस होता है। ठीक है, और यह परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में? तो देखिए साइन एक्स हमारा क्या होता है बेटा? साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? साइन एक्स क्या होता है? P अपॉन एच होता है ना। साइन एक्स क्या होता है? P अपॉन एच। देखिए P कहाँ है? P यहाँ पे है, ये देखिए ये P। तो P अगर यहाँ पे है तो ये तो पॉजिटिव साइड में है ना। एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव होता है, और ये वाई कोऑर्डिनेट इधर से ये भी पॉजिटिव होता है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और हाइपोटेन्यूस भी देखिए पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव? क्यों? हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या होता है? h इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस। तो रूट के वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है रूट का वैल्यू। ये तो आपको जानकारी रखना चाहिए। h ये रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो h तो जो है सो पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ पे p भी पॉजिटिव है। p देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट का ये एरिया है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो p हमारा पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव। तो sin x क्या हो जाएगा हमारा? sin x हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
साइन एक्स हमारा इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा देखिए एक मिनट, ये एंगल जो बन रहा है ना वो एंगल यू बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, ठीक है, ये एंगल यू बन रहा है। क्यों ये एंगल इस तरफ क्यों बन रहा है, ये देखिए ये इनिशियल लाइन है ना, ये लाइन क्या होता है, इनिशियल लाइन होता है, हम क्या बोले आपको, इनिशियल लाइन होता है। इनिशियल लाइन ही जब रोटेट होता है तो एंगल बनता है। तो यह इनिशियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं हम लोग। यह हमारा इनिशियल लाइन है, ठीक है, यह इनिशियल लाइन है, यह इनिशियल लाइन है। इसके ऊपर ये देखिए ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को जब हम ऐसे यूं रोटेट करेंगे तो ये ऐसे आ गया यहाँ पे। तो इनिशियल लाइन को हमने रोटेट किया, तो हमने जो रोटेट किया मेरा रोटेशन का डायरेक्शन कैसा है, यू है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था आप लोगों को कि एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू जो है ना, डिग्री सॉरी एंगल का जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ ये एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। ये जो रोटेट हुआ है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो ये देखिए इसलिए हम यहाँ पे एंगल का जो है ना डायरेक्शन यू दिखा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये साइन एक्स क्योंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, साइन एक्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बनेगा तो देखिए यहाँ पे इसी लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसी इनिशियल लाइन को रोटेट करके मैं टर्मिनल लाइन बना रहा हूँ। मैंने इसको यूं ऐसे रोटेट किया, यूं ऐसे आ गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये देखिए ये ऐसा आया और ऐसा बना, ठीक है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एंगल कैसे बना बेटा, ये यू यहाँ से यू यहाँ तक बना एंगल, ठीक है। ये देखिए यहां से यहां तक एंगल बना, ठीक है। तो ये देखिए यह भी एंटी क्लॉकवाइज में गया। अब देखिए यहाँ पे यह जो है सो एंगल बना हमारा, ठीक है। अब ये देखिए ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वाड्रेंट में भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी देखिए जो P है, P देखिए P का वैल्यू को यहाँ है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, P पॉजिटिव है और X तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। देखिए P पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये P, यहाँ पे P ये y कोऑर्डिनेट में है कि ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो P देखिए P यहाँ पे पॉजिटिव है, आई बात समझ में, P पॉजिटिव और H तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि रूट नेगेटिव में आता नहीं, H का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे P पॉजिटिव, क्योंकि P पॉजिटिव है तो P अपॉन H पॉजिटिव हो जाएगा, H तो पॉजिटिव है ही। तो यहाँ पे साइन x, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन x जो है हमारा P बाय H क्या होगा, यह भी जो है सो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, P बाय H यानी साइन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन x पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन x पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन x पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, अब इस पेन को मैं इनिशियल लाइन को मैं यूं घुमाया, यहां तक लाया और घुमा करके मैंने ऐसे यूं घुमा दिया, ठीक है, यूं घुमा दिया, यानी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया, ठीक है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया, ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि क्या स्थिति है इसकी। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यह जो है सो परपेंडिकुलर है। देखिए ये अभी यूं आके जो है सो एंगल जो है सो बनाए से इधर घुमा, वो एंटी क्लॉकवाइज ही, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही मैंने घुमाया। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये P है, ये P जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में P का वैल्यू देखिए क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया ना, ये निगेटिव आ गया, P का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है, और H तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन निगेटिव है, एक वैल्यू निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, निगेटिव डिवाइड है पॉजिटिव, तो आंसर क्या निगेटिव ही आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप बनाइएगा ना, तो ये देखिए ये P का वैल्यू निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा P का वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है P का वैल्यू, तो P अपॉन H निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव ही रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x का वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में।
थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे साइन एक्स निगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ऐसे ही है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, घुमा करके यहां तक ऐसा ला दिया, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाइएगा फिगर, ये ट्राइंगल, तो वो ऐसे बनेगा ट्राइंगल हमारा, ये रहा हमारा जो है सो रोटेट होके रोटेट करके ऐसा बना, ये एच आया रोटेट करके। तो देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हाइट हाइपोटेनियस। देखिए अभी भी यहाँ पे भी जो है सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, निगेटिव ही है। यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट है ना, इसका क्वाड्रेंट y वाला आता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू क्या रहता है, निगेटिव रहता है कि नहीं। तो ये देखिए ये निगेटिव ही रहेगा, p का वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, h का तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव ही आएगा आंसर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन x का वैल्यू क्या हो गया, साइन x का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन x का वैल्यू निगेटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सो पॉजिटिव रहा, थर्ड और फोर्थ में क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये क्वाड्रेंट का जो है सो ये डायग्राम जो समझ में आया होगा, कैसे साइन एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, किस तरह से जो है सो पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पे इसको इरेज करके मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल में मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां पे क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन एक्स जो है हमारा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन एक्स जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वह नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको ये कहे, कोई पूछे आपसे क्वेश्चन करे कि भाई ये बताओ कि साइन का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप क्या करोगे, आप कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये कोऑर्डिनेट बनाया हमने, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बनाया। ये देखिए ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये जो एंगल का जो वैल्यू है ना पॉजिटिव में है ना, साइन 60, यानी अभी ये देखिए ये एंगल है, तो इसको हम, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, तो जो 60 डिग्री है ना वो तो इसी क्वाड्रेंट में बनेगा ना, ये तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री जो है वो इसी क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी कि जब मैं एंगल मूव करूंगा, इस लाइन को जब मैं मूव करूंगा तो 60 डिग्री तो यहीं पे बन जाएगा, इसी क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब साइन हमारा बन रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 क्या होगा हमारा, वह पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यही कह दे कि साइन 185 का वैल्यू क्या होगा, साइन 185 का, ठीक है। तो देखिए आप जब इस पेन, आप इस लाइन को, इस इनिशियल लाइन को जब आप रोटेट कीजिएगा, तो रोटेट करके जब वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जब ऐसा यू हो जाएगा तो 180 होगा, 180 के बाद आप हल्का सा इसको टिल्ट कीजिएगा तो 185 बनाएगा। यानी ये देखिए यहां से जब मैं इसको रोटेट करूंगा, यहां तक इसको जब मैं रोटेट करूंगा, इस इनिशियल लाइन को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, तो यहां तक वो 180 बनाएगा, 180 के बाद 185, यानी थोड़ा सा और नीचे अगर आएगा तो 185 जो है यहां कहीं बनेगा, इधर ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा 185 थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव हो गया, यानी साइन 185 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि 185 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, सो साइन 185 विल बी निगेटिव। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर यही चीज आपको कह दे कि ये बताओ कि साइन माइनस 210 डिग्री, साइन माइनस 210 डिग्री, ठीक है, साइन माइनस 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन माइनस 210 डिग्री है। साइन माइनस 210 डिग्री का क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या बताए थे आपको कल? हम क्या बताए थे कि रोटेशन में अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस 210 है ना, तो माइनस 210 का क्या मतलब है? ये निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यू किसमें आता है? हमें किसमें मिलता है? क्लॉकवाइज मोमेंट में। तो क्लॉकवाइज अगर हमको करना होगा तो देखिए क्लॉकवाइज है तो यह अगर इनिशियल लाइन है, ये वाला इनिशियल लाइन है, तो इस इनिशियल लाइन को जब मैं रोटेट करूंगा तो मैं उधर नहीं लेके जाऊंगा, उधर एंटी क्लॉकवाइज है, किधर से लेके जाऊंगा? ऐसा यू रोटेट करूंगा, यू रोटेट करूंगा, यू रोटेट करूंगा, तो ये 180 बना, 180 बना यहाँ पे, तो 210 है, तो लगभग यहाँ पे कुछ बनेगा, तो यहाँ पे कुछ बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन से मैं मूव करूंगा, यहाँ पे कहीं कुछ आएगा, वो यहाँ पे कहीं कुछ बनेगा वो, ठीक है, ऐसा यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन वैल्यू है माइनस 210, माइनस है, बट वह 210 बन कहाँ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, माइनस 210 जो है साइन माइनस 210 वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन माइनस 210 जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अब अगर मान लीजिए आपको ये पूछे, आपको कहे क्या कि साइन 720 कितना होगा? क्या ये दे दिया, आपको कहे कि साइन 720 का वैल्यू क्या होगा? 720 का क्या मतलब है कि आप यहां से 720 देखिए, ये पॉजिटिव है ना, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा इधर से घूमूंगा, तो एक बार जब मैं घूमा तो 360 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा मुझे घूमना पड़ेगा, दोबारा जब मैं घूमा तो कितना बन गया? 360 था, ठीक है, वापस से 360 बना तो कितना हो गया? 300 600 एंड 120 720, ठीक है, इसको 40 कर लीजिए, 740, ठीक है, साइन 740। तो यहाँ पे 720 आया, यहाँ पे जो है सो कितना हो गया? 720 हो गया। सेकंड राउंड में, दूसरे राउंड में 720 मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है, और हमको लाना है 740, तो यानी कि ये थोड़ा और एक बार जाएगा इधर ऊपर, तो कहां जाएगा? वह इस क्वाड्रेंट में जाएगा। 740 कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है 740। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 740 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको जो है सो ना ये रोटेट करके आप जो है सो पता लगा सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल जो है सो बनेगा, और उस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आप उस हिसाब से उस एंगल का बता सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। एंगल मैं कल बताया था आप लोगों को क्लास में कि आप जितनी बार भी इसको रोटेट करोगे, आपकी मर्जी, आप यहाँ रोटेट किया, ऐसा रोटेट किया, एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर 4 बार किया, फिर 5 बार किया, फिर 6 बार किया, फिर 7 बार किया, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन अगर कर सकते हो तो एंगल माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक बन सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एंगल बन सकता है। तो कोई भी आप एंगल का जो है वैल्यू निकाल सकते हो, एनी रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी, आपकी मर्जी, आप कितनी बार घुमाओगे। तो इसके लिए इसका जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपको दे दिया कि sin 60 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको इस
में साइन पॉजिटिव होता है, कौन से में निगेटिव, उस हिसाब से यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है आप बता सकते हो कि इसका जो है वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए कि क्या होता है, फंक्शन जो चीज है ना, फंक्शन, उस फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उसको देखिए। फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, फंक्शन में एक चीज जो होता है ना वो होता है डोमेन। कहेगा कि डोमेन क्या है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन है, डोमेन, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज की, इनपुट वैल्यूज क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आप ले सकते हो, तो डोमेन वैल्यू क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा होता है रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ साइन एक्स। रेंज क्या 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 रेंज हो सकता है, तो देखिए साइन एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स क्या होता है, अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर एक्स है, ठीक है, आई बात समझ में, या पी हो गया, ये एच हो गया और ये बी हो गया, तो साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब आप एक चीज को समझिए, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल को कोई भी हो, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी, करेक्ट, कि हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, करेक्ट है, आई बात समझ में। तो आप समझिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड है हाइपोटेन्यूस से, यानी हाइपोटेन्यूस बड़ा है, यानी कि क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो आप जब किसी भी ऐसे न्यूमरेटर को डिवाइड करो बड़े डिनोमिनेटर से, मान लीजिए कि जैसे ये 3 है, आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो, ये आपका डिनोमिनेटर है बड़ा है और ये न्यूमरेटर है 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से तो छोटा ही आएगा, 1 से तो छोटा ही आने वाला है। जब भी आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करोगे ये कंफर्म है कि हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा है ना वो 1 से छोटा रहेगा। x का जो वैल्यू आएगा मेरा, x का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, स्मॉलर देन 1 रहेगा, स्मॉलर देन 1 रहेगा, वो 1 से छोटा रहेगा, x हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो सपोज आप इसको जो है सो इस h को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट कर दो, यहां पे आप ले आए इधर, ऐसा इधर ले आए, ठीक है। अब मान लीजिए h ये हो गया, अब मान लीजिए h ये हो गया, h ये हो गया, तो थोड़ा तो वैल्यू कम हुआ, थोड़ा तो वैल्यू कम हुआ h का। अब अगर मान लीजिए और आप ले आए, उसके ऊपर ही लगा दिए, यानी p और h, अगर p और h दोनों ही बराबर हो जाए, p और h दोनों ही बराबर हो जाए, तो क्या वैल्यू हो सकता है x का, 1 हो जाएगा ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जो है सो बराबर हो जाए तो 1 हो जाएगा। आई बात समझ में कि इक्वल टू भी 1 हो जाएगा है? यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है ना, x यहाँ पे इसमें जो है सो x क्या है, स्मॉलर देन 1 है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया है, x जो है सो स्मॉलर देन 1 इस केस में, और अब x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है ना, बेसिकली देखिए साइन x में x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब h बड़ा था तो आपने देखा कि जो हम अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, x का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। और जब हम h को शिफ्ट कर रहे हैं, यानी h और p को जब इक्वल कर दे रहे हैं, तो x का वैल्यू जो है सो 1 आ रहा है कि नहीं। तो 1 से छोटा और 1 से जो है सो बराबर है 1 के ना, और तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो x का जो इसमें जो बेसिकली जो वैल्यू होता है ना वो क्या है, और अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो -1 तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो x का वैल्यू जो होता है ना इसमें क्या होता है कि -1 से 1 के बीच में, या तो -1 हो, -1 से जो है सो वो बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं, -1 से बड़ा या उसके इक्वल, x का वैल्यू -1 से बड़ा या उसके इक्वल, और 1 से छोटा या 1 के इक्वल। ये 1 से छोटा है ना और 1 के इक्वल है, तो या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। तो x का जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे x का जो हमारा जो वैल्यू आएगा, ये जो x का जो हमारा वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, -1 to
1 के बीच में रहेगा, -1 टू 1 के बीच में रहेगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये जो x है वो क्या होगा, छोटा होगा या तो इक्वल होगा 1 के, है ना, और क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा -1 के, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा -1 के, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा -1, ठीक है, x या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा -1 के, और 1 से वह क्या होगा, छोटा होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है। तो रेंज जो आ गया हमारा, वो रेंज क्या आ गया हमारा, कि इसका जो रेंज हो गया, यहाँ पे समझ में आया ना आपको, रेंज क्या हो गया, -1 या 1 हो गया इसका रेंज, ठीक है। डोमेन फंक्शन हो गया आपका -∞ इंफिनिटी, और रेंज क्या आ गया, -1 से 1। क्यों आया, ये समझ में आया आपको, किस तरह से जो है सो हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से निकाल के कि किस तरह से जो है सो यह रेंज आया, ये इस एक्सप्लेनेशन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि x का sin x का जो है सो रेंज -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। ध्यान दीजिए, sin x का 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, sin x 1 से बड़ा, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 एंड नॉट लेस देन -1, यानी sin x कभी भी 2 नहीं हो सकता है, sin x ना तो कभी 2 हो सकता है और ना ही sin x कभी भी -3 हो सकता है। 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये -3 है ना, ये क्या है, -1 से छोटा है ना, तो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। साइन का वैल्यू ना तो 1 से बड़ा और ना -1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में रहता है साइन x का वैल्यू, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये साइन x का रेंज है, साइन x का डोमेन और साइन x का रेंज, इस तरह से हम जो है समझ में हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइन x हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन x के बाद अब हम चेंज ओवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कॉस के वैल्यू को, ठीक है। इसको कॉस को, ये देखिए, ये फंक्शन ऑफ x साइन x, ठीक है, साइन x, इसका डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया -∞ इंफिनिटी, और इसका जो है रेंज जो हो गया वो क्या हो गया, -1 और 1 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए साइन हो गया, अब हम लोग कॉस को समझेंगे, कॉस को समझेंगे कि कॉस का कैसे जो है सो रिलेशन बनता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉस का कैसे रिलेशन बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, fx इक्वल टू cos x, ठीक है, fx इज इक्वल टू cos x। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बनाया हमने, ठीक है, देखिए यह हमारा इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, हमें क्या cos है, cos क्या होता है, b/h होता है ना cos। तो देखिए ये रहा हमारा, ये हमने जो है सो इसको, इस इनिशियल लाइन को u रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो इनिशियल लाइन हमारा ये बना इधर, ये देखिए ये हमारा जो है सो h हो गया, ये p हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो अगर यह x है, अगर यह एंगल x है, u एंगल बना इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। देखिए बेस कहां है, ये है बेस, ये जो बेस है, ये बेस कहां है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं, तो बेस हमारा पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा ही, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो cos x पॉजिटिव होगा अगर वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में। अब मैं इस इनिशियल लाइन को बेटा, इसी इनिशियल लाइन को मैं एंटी क्लॉकवाइज और रोटेट करता हूं बेटा, यहां पे ऐसा ला देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यह जो इनिशियल लाइन वो यूं ऐसे रोटेट हो गया, यूं ऐसे रोटेट हो गया, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेटा बेस, और ये रहा हाइपोटेन्यूज, ये रहा x। तो अब देखिए केस 2 में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जब है ना, तो देखिए बेस कहां चला गया, बेस इधर आ गया, ये क्या है, इधर x क्या होता है, x एक्सिस नेगेटिव होता है, बेस मेरा नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा ही, बट नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट
सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो गया। आई बात समझे। अब इसी इनिशियल लाइन को मैं और इधर से और आगे रोटेट किया, 180 के नीचे लेके आया, तो ये देखिए, ये यहां पे बना, यू ऐसे बना, ये रहा बेस बेटा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइट, ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइट। अब देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस अभी जो है, अभी भी देखिए निगेटिव ही है ना, ये देखिए बेस अभी भी निगेटिव है, परपेंडिकुलर इधर है, परपेंडिकुलर से तो मतलब नहीं, परपेंडिकुलर निगेटिव है, उससे मतलब नहीं है अपने को, तो बेस से मतलब है, बेस अभी भी निगेटिव है और हाइपोटेनस एच इधर है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखिए, ये निगेटिव, बी निगेटिव, एच पॉजिटिव, बट पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि निगेटिव ओवर पॉजिटिव निगेटिव ही होने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos x क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या हुआ, निगेटिव हो गया। आई बात समझ में। अब मैं इस इनिशियल लाइन को अब यू रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज लाया और ऐसे रोटेट हो गया, तो ऐसे रोटेट हो गया, तो ये जो इनिशियल लाइन था अब बन गया टर्मिनल लाइन, और ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट। तो अब देखिए, बेस यहां पे है, बेस इधर है, तो यहां पे तो ये x है, x कोऑर्डिनेट वाला है क्वाड्रेंट, तो यहां पे तो ये पॉजिटिव आएगा, बेस अभी पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव रहता ही है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में कि cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यानी दो क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट और फोर्थ में क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x निगेटिव। आई बात समझ में। तो इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, cos का वैल्यू, हाँ देखिए कि cos x का वैल्यू यहां पे साइड में, कि cos x जो होता है ना, वह cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये cos x का कोऑर्डिनेट के हिसाब से कहां पे वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उस हिसाब से उसके वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहा क्या कि cos 40 का वैल्यू क्या होगा, या cos 50 का वैल्यू क्या होगा, cos 50 का वैल्यू क्या होगा। तो cos 50 कहां पे आएगा, ये रहा हमारा ये इनिशियल लाइन, इसको मैं रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो cos 50 यहां इसी किस क्वाड्रेंट में आएगा ना, ये तो 90 है, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो cos 50 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए cos 50 का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहे क्या कि cos 195 का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है एंगल, तो हमें जो एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। मैं यू लिया, इनिशियल लाइन है, ऐसा रोटेट किया, तो यहाँ पे तो 180 आया, 180, और यहाँ पे जैसे रोटेट करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा 195, क्योंकि यहाँ 180 आया, यहाँ तक तो 270 होगा, 195 जो है मेरा इसी क्वाड्रेंट में आएगा सॉरी, तो 195 इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो cos x निगेटिव होता है, तो cos 195 भी निगेटिव होगा। आया समझ में कि कैसे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बेटा एंगल का, कि कौन सा एंगल पॉजिटिव, कौन सा एंगल नेगेटिव, ये इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है हमारा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा,
ये आप रोटेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यही कहता कि cos -170 cos -190 cos -190, ठीक है। cos -190 कहता तो यहाँ माइनस है ना, -190 है तो माइनस का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है। यानी अगर यह हमारा इनिशियल लाइन है तो क्लॉकवाइज में कैसे रोटेट करूंगा, ऐसे यू करूंगा, यहाँ पे आए 90, यहाँ पे आए 90, ये रहा 180 और 190 है, यानी यहाँ पे कहीं कुछ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा -190 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर -190 आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यह भी जो है सो निगेटिव वैल्यू होगा। आई बात समझ में। आप दो चीज के ऊपर ध्यान देना, पहला तो ये डिग्री पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना और पता करना कि बेटा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर एंगल निगेटिव दिया हुआ है ना तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करना, क्लॉकवाइज रोटेट करके देखना कि जो है सो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, उस हिसाब से उसका जो है सो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वैल्यू ये आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे बेटा तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया कि आप पहले ध्यान देना कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव पूछ रहा है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और देखूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर मान लीजिए वो नेगेटिव पूछ रहा है तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और देखूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देने का। आई बात समझ में। अब देखिए इसके भी वैल्यूज जो है देख लेते हैं कि इसके क्या क्या वैल्यूज होते हैं cos के, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो देखो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका भी सेम होगा। आप कितनी बार घुमाओगे एंगल को, जितनी बार रोटेट करोगे उस हिसाब से जो एंगल बनेगा। यानी इसका भी जो डोमेन होता है वो क्या होगा, -∞ टू इंफिनिटी आएगा, -∞ टू इंफिनिटी। यानी इनपुट जो है -∞ टू इंफिनिटी। अब रेंज क्या होगा, cos x का रेंज क्या होगा, तो देखिए cos x जो होता है, cos x क्या होता है, cos x हमारा ये होता है ना बेस अपॉन हाइट, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। cos x जो होता है वो होता है अपना बेस अपॉन हाइट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होगा बेटा, है कि नहीं। तो अभी हमने जैसे साइन में बताया था कि अगर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर आपका बड़ा हो और आप न्यूमरेटर छोटा हो तो बड़े से छोटे को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर कभी भी 1 से तो छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा ना। जैसे कि ये अभी 9 है, 9 है और 9 को हम जैसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा आंसर, है कि नहीं। तो 1 से छोटा आएगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आएगा, वह 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। फिर इस केस में भी सेम वैसे ही आप अगर जैसे फॉलो करोगे बेस, जैसे हमने साइन में बताया था, साइन के केस में भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपका कि जो है सो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सेम हो सकता है। यानी हम इसको अगर ये करते हैं बेस को, जिस तरह से हमने कहा था कि हाइपोटेन्यूज को आप लेके आओ तो इधर ऐसा लेके आओ तो ऐसा लेके आओ, तो जब सेम हो जाए एक केस हो सकता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाए। तो जब सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में x = 1 हो जाएगा। तो देखो सेम उसी तरह sin x की तरह cos x का भी जो है ना -1 से +1 तक आप ले सकते हो, है ना। -1 से +1, 1 से बड़ा नहीं होगा और जो -1 से छोटा नहीं होगा, तो -1 और 1 के बीच में। तो RF जो है इसका जो रेंज है यह भी जो है -1 और 1 के बीच में आएगा। आई बात समझ में। तो ये साइन और cos का जो है सो बेसिक जो है सो ये था कि हम कहां किधर डोमेन क्या लेंगे, रेंज क्या लेंगे, है ना। डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, इस तरह से हमने क्या किया, साइन और cos का जो है सो डोमेन और रेंज निकाला, ठीक है। cos x का यहाँ पे हम जो है सो डोमेन यहाँ पे लिख देते हैं कि डोमेन जो है इसका भी उसी तरह रहेगा -∞ से इंफिनिटी तक, और इसका जो रेंज है वो क्या रहेगा, -1 और 1, ठीक है। तो इस
बीच में इन वैल्यूज के बीच में ही साइन और कॉस जो है सो आपके लाई करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है सो आप लोग जो है सो साइन और कॉस का निकाल के जो सो पता लगा सकते हो कि क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan x, ठीक है। फंक्शन ऑफ x f x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan x, ठीक है। f x इक्वल टू tan x। देखिए मैंने आपको पहले बताया था tan क्या है, डेराइव है, ये साइन और कॉस से ही डेराइव होकर आते हैं, ठीक है। तो tan x जो है बेटा, tan x को हम लिख सकते हैं ना साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, है ना। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, x का जो वैल्यू है ना, x का वह जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर जीरो हो जाएगा, अगर आप जीरो से किसी भी चीज को अगर आप डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, इनडिफाइंड हो जाता है कि नहीं, इनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन ही पूरा का पूरा फंक्शन sin x डिवाइड बाय जीरो करोगे तो ये फंक्शन इनडिफाइंड हो जाएगा, फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे शर्त क्या रहेगा, शर्त क्या है कि x शुड नॉट बी जीरो, सॉरी cos x शुड नॉट बी जीरो, cos x शुड नॉट बी जीरो, x नहीं cos x, पूरा का पूरा cos x, cos x should not be zero, 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 क्योंकि अगर जीरो हो गया तो मैंने बताया आपको पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। जीरो से किसी चीज को, जीरो डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो जीरो डिनोमिनेटर से आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो इनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो cos x should not be zero शर्त है ये, ठीक है। अब देखो आप ऑलरेडी जैसे क्लास 10 में पढ़ा हुआ है हमने कि cos x यानी cos का वैल्यू जीरो कब कब होता है, cos का वैल्यू जीरो कब कब होता है, जब cos 90 जो है ना, cos 90 जो है, cos 90 जो है सो जीरो होता है। बट 90 डिग्री हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, हम क्या बोले यहाँ पे हम लोग रेडियन में बात करेंगे, रेडियन में, ठीक है। तो 90 का मतलब क्या है, पाई बाय 2, 90 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2। तो cos का वैल्यू जीरो जो है सो कब होता है, पाई बाय 2 में। फिर पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, ये सब जो होता है ना वैल्यू, इनमें cos का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, cos जीरो होता है। तो इन वैल्यूज को नहीं लेना है, इन वैल्यूज के अलावा हम कोई भी ले सकते हैं, यानी कि हम x का वो वैल्यू डालेंगे जिससे कोई नंबर आए, कोई रियल नंबर आए जिससे कि हम डिवाइड कर सकें, जीरो ना आए। तो जीरो पाई बाय 2 में आता है, 3 पाई बाय 2 में आता है, 5 पाई बाय 2 में आता है, 7 पाई बाय 2 में आता है, यानी हर ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो है ना, उसमें क्या होता है कि cos का वैल्यू जीरो आता है, ठीक है। तो हम इनको नहीं लेंगे, हम इस चीज को नहीं लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, इस वैल्यू को छोड़ करके जो है सो इनपुट में हम कोई भी ले सकते हैं, इसको छोड़ करके हम इनपुट में कोई भी ले सकते हैं। तो जो हमारा ये होगा, जो हमारा डोमेन हो जाएगा ना, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा ऑल हम रियल नंबर ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर, सारे हम रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट क्या, हम ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, अगर n का वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, सॉरी n का वैल्यू 1 तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक्सेप्ट 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये इसको नहीं लेंगे, इसके मल्टीपल को, ऑड मल्टीपल को नहीं लेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं लेंगे, ऑड
बाकी सब लेंगे, जहां पे यहाँ पे क्या है, n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में कि डोमेन कैसे लेंगे हम 10 के लिए, आया समझ में है? अब इसका जो रेंज है, रेंज आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कुछ भी ले लो, रेंज जो है आर जो है तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो हम लोग जो है सो इसको ये करते हैं कि रेंज लेना है, डोमेन लेना है, सब हम इस तरह से लेते हैं 10 में है। अब इसी को ये 10x हो गया, ये 10 का हो गया है ना। अब अगर हमें जो है लेना हो इसका cot x, तो cot x क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cot x है ना। और cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, cot x होता है ना cos x अपॉन sin x होता है ना, cos x अपॉन sin x। अब देखो सॉरी यहां पे भी डिनोमिनेटर में x sin x जीरो नहीं होना चाहिए, sin x जीरो नहीं होना चाहिए, तो sin x जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि sin x शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो, sin x जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। अब sin का वैल्यू जीरो किस में आता है, sin जीरो जीरो होता है कि नहीं, फिर 180 जीरो होता है, यानी कि यह क्या है कि जो है आपका इवन जो मल्टीपल है ना साइन का वो सब में जीरो आता है। ठीक है, तो पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, इन सबको छोड़ के हम लेंगे, क्योंकि इन सब में साइन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो डीएफ होगा हमारा कॉट का जो डीएफ होगा, डोमेन जो होगा आर होगा, कोई भी नंबर एक्सेप्ट, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग उसमें, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ दिस वन पाई, है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी n इंटू पाई, एक्सेप्ट n इंटू पाई है, जहां पे n क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटू पाई, पाई हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सबको छोड़ के हम कोई भी ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये 10x था, ये cot x था, cot x का फंक्शन, ये 10x का फंक्शन। ठीक है, उसी तरह देखो फंक्शन ऑफ ये देखिए, ये रहा आपका cot, ये भाई साहब हो गए हमारे 10 भाई साहब हो गए, ये cot भाई साहब हो गए, उधर sin भाई साहब हो गए, cos भाई साहब हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं ये भाई साहब नहीं है, ये तो जो है सो बड़े आदमी हैं, ये sin x cos x, इन्हीं के अंदर में सब है ये लोग, इन्हीं के वजह से ये सब है, ये बड़े भाई साहब हैं, sin x और cos x बड़े भाई साहब हो गए। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली sin x cos x। अब देखिए कौन सा बचा हमारा, cosec x बचा बेटा, cosec x। cosec x क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, sin x का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cosec x को हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। अब देखो sin का क्या क्या वैल्यू है, sin का जो है रेंज, sin के रेंज के हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है, sin के रेंज के हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि sin का हमारा क्या क्या जो है सो रेंज है। ठीक है, और जब सेक होगा तो हम cos के हिसाब से जो है सो देखेंगे। ठीक है, तो sin x है, तो sin x का जो है ना वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, sin x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर हो गया तो जो है सो हमारा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका जो आपका ये होगा, जो डोमेन होगा cosec x का, वो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, कि कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, एक्सेप्ट क्या sin x जीरो कहाँ पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, तो एक्सेप्ट n पाई है ना, n पाई एक्सेप्ट n पाई, और n बिलोंग्स टू जो है सो यहाँ इंटीजर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज को समझने की कोशिश करो, इसका रेंज क्या होगा। एक तो जैसो माइनस इंफिनिटी से -1 तक, माइनस इंफिनिटी -1 होगा sin x के रेंज के हिसाब से, माइनस इंफिनिटी -1 होगा,
माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, -1। हाँ, और साथ ही साथ कंबाइंड क्या होगा, साइन का क्या रेंज है, इन्फिनिटी से 1 भी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 -1 और अपना इधर इन्फिनिटी, यानी कि जो है सो आपका 1 से इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी है ना, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई बात समझ में, आया ना कैसे, ये 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, या इसका यूनियन, क्योंकि दोनों है ना कंबाइंड, यूनियन में ये यूनियन, ये सेट्स पढ़े होगा ना यूनियन का, आपको मालूम होगा, है कि नहीं। अब एक कौन सा बचा हमारा बेटा, लास्ट वाला बच गया, एफ फंक्शन ऑफ सेक एक्स, फंक्शन ऑफ सेक एक्स। देखो सेक एक्स भी cos x का रेसिप्रोकल होता है बेटा, 1/cos x, तो इसमें भी सेम चीज होगा, लगेगा, इसमें भी सेम चीज लगेगा, इसका भी जो डोमेन होगा ना बेटा, क्या होगा कि हम cos 0 नहीं होना चाहिए, तो cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में, तो यहाँ पे सेम होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा बेटा, ये cos का कहां लिखा था हमने, एक सॉरी इधर अपना 10 का, कि एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यहाँ पे n जो है वो क्या है, इंटीजर है, समझ में आया कि नहीं। सेम 10 के केस में भी ये था ना कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी वही केस है, sec के केस में cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x 0 नहीं होने का क्या डोमेन है, कि जो है सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। अब इसका भी जो रेंज है ना बेटा, सेम इसी की तरह cos x की तरह, इसके अंदर भी सब आ जाएगा, ये जो हमारा cos का जो रेंज है ना, क्या है, -1 से 1 है, और मतलब एंगल में जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक, यानी इसका भी जो रेंज है आ जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा इसका, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा किसका, कि रेंज ऑफ दिस वन सेक एक्स, ये cosec x, ये cot x, tan x, देखिए यहाँ पे sin x है, sin x, cos x, ये tan x, ये आपका cot x, ये cosec x, ये sec x, तो ये जो है, ये सारे जो है इस हिसाब से जो है सो सबके जो है सो फंक्शंस है, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ, तो देखो इस तरह से जो है सो हम इनको जो है सो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज हम आप लोगों को नहीं बताए, वो आप अपने से कर सकते हो, कि हम जो एंगल बताए ना, ये sin x है ना, और ये cos x है, कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है, किसमें पॉजिटिव और किसमें निगेटिव होता है, वो उसी तरह ट्रायंगल बना के आप देख सकते हो कि किसमें, जैसे tan है, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम देखेंगे कि वह परपेंडिकुलर और बेस जो है सो किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं, तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको होमवर्क में कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपने सॉल्व किया है, कौन सा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, tan किस में पड़ेगा, cot किस में पड़ेगा, cos किस में पड़ेगा, sec किस में पड़ेगा, ये जो है सो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चाहे लिंक भेज के, कैसे भी आप मुझे बताइए, मुझे आप सॉल्व करके जो है सो बताइए कि tan cot ये सब जो है सो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो है सो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने ये आप लोगों को बताया है, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये tan और cot का आप ना निकाल पाओ cos का, तो वो तो सिंपल है कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ता है, सॉरी, तो मैं आप लोगों को जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बता दूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। आप आज जो है सो ये जितना कुछ मैंने बताया है, इसको जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, देखिए और इसकी एक्सरसाइज बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा या ना लगा, जो भी हो आपके विचार आप जरूर हमसे शेयर करें, ठीक है। चलिए, आप सबों का दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मैथ बनाते रहिए। बाय बाय।